हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दा दिव्यांशु कौशिक में। आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सारे के सारे बेसिक जान लिए नेशनल इनकम से रिलेटेड। सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम के बारे में हमने पढ़ा, स्टॉक फ्लो के बीच में डिफरेंस जाना, हमने पढ़ा फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये सारे हमने बेसिक फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस लेक्चर का तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 और अच्छे तरीके से समझ में आए। पार्ट 2 में हम सारी की सारी बची हुई थ्योरी, जो भी इस चैप्टर में थ्योरी रह गई है, सारा का सारा आज खत्म कर देंगे इस लेक्चर के एंड तक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब देश के अंदर जो इनकम कमाई गई है उसको हम सिंपली डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं और वो जो इनकम जनरेट करते हैं, वो जो फैक्ट्री इनकम कमाते हैं, उन सब की टोटल इनकम को हम क्या कह देते हैं? डोमेस्टिक इनकम कह देते हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट earned by the all factor of production within the domestic territory of the country during a accounting year। मतलब क्या बोला है? डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम सारी इनकम का सम है जितने भी फैक्टर इनकम लोगों द्वारा कमाई गई है, जितने भी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम जब कोई हम फैक्टर सर्विस देते हैं, है ना, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें अगर हम फैक्टर सर्विस दे रहे हैं तो बदले में हमें रिटर्न में फैक्टर इनकम मिलती है ना। जैसे रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो ये भी जो भी चीज हमें बदले में मिल रही है, फैक्टर सर्विस हमने दी और फैक्टर सर्विसेज पे हमें जो पेमेंट मिली उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो जितने भी लोग देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, जितने भी लोग देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, जैसे ये मान लो इंडिया है, अब इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग रहते हैं और वो जो फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं, उन सब की टोटल इनकम का सम एक साल के अंदर, उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? डोमेस्टिक इनकम कह देते हैं। ये लिखा है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी किसी कंट्री के जितनी भी इनकम कमाई जा रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम कमाई जा रही है लोगों के द्वारा, उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक मतलब सिंपल होता है घरेलू, मतलब अपने घर में जो इनकम कमाई जा रही है। अपना घर कंट्री है ना, अपनी कंट्री है तो अपनी कंट्री में जो भी इनकम जनरेट करी जा रही है, जो भी फैक्टर इनकम जनरेट करी जा रही है लोगों द्वारा, उन सबका सम क्या कहलाया जाता है? डोमेस्टिक इनकम कहलाया जाता है। एक बार एनसीईआरटी डेफिनेशन से देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय द ऑल द रेसिडेंट एंड द नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन द अकाउंटिंग ईयर। बोला है डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो क्या कर, जो सारे के सारे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, चाहे वो देखो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहे जो लोग रेसिडेंट रह रहे हो चाहे नॉन रेसिडेंट रह रहे हो। रेसिडेंट कौन होते हैं? जो हमारे देश के लोग होते हैं, जो जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाया करता है। सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जो हमारे देश में ही पैसा कमाते हैं, हमारे देश में पैसा खर्च करते हैं। जैसे हम इंडिया के रेसिडेंट हैं, हम यहीं पे पैसा कमाते हैं, यहीं पे खर्च करते हैं, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई करता है, तो हम इंडिया के रेसिडेंट हो गए। तो इंडिया के चाहे रेसिडेंट हो चाहे इंडिया के नॉन रेसिडेंट हो, है ना, इनकम अगर यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, फैक्टर इनकम अगर इंडिया में कमा रहे हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट करी जा रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट करी जा रही है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो सिंपली समझ में आ गया। डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट करी जाती है ना, जो फैक्टर इनकम जनरेट करी जाती है, जितने भी लोग रह रहे हैं कंट्री के अंदर, उन सब के सम को हम क्या कह देते हैं? डोमेस्टिक इनकम कह देते हैं। तो आइए इस साथ ही साथ नेशनल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम का मतलब सिंपली डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ अगर बाहर के देश से जो पैसा हमने कमाया, बाहर के देश से भी तो देखो, अपने देश के अंदर जो पैसा कमाया वो डोमेस्टिक इनकम, अपने देश के अंदर जो पैसा कमाया वो डोमेस्टिक इनकम, और बाहर से जो नेट पैसा कमाया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब आगे सीखेंगे, है ना। बाहर से जो हमने फैक्टर इनकम जनरेट करी, जैसे अपने देश में जो इनकम जनरेट करी वो डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ दें ताकि नेशनल इनकम आ जाए? नेशनल इनकम का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम साथ ही साथ बाहर से जो इनकम जनरेट करी, बाहर का मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी जो इनकम हमने जनरेट करी उसको हम नेशनल इनकम कह देते हैं। एक बार देख लेते हैं। द नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। मतलब क्या बोला है? नेशनल इनकम क्या है? इट इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये क्या है? नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम सिंपली क्या है? ये एक सम है सारे फैक्टर इनकम का, जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई गई कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा, है ना, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हो या अब्रॉड में रहते हो।
कहीं से भी इनकम जनरेट करी गई हो, है ना। इनकम चाहे देश के अंदर कमाई गई हो या देश से बाहर से कमाई गई हो, दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, नेशनल इनकम। सिंपली क्या है, डोमेस्टिक इनकम, देश के अंदर जो इनकम कमाई गई वो डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में हम ध्यान रखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पैसा कमाया गया, इंडिया के अंदर जो पैसा कमाया गया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो पैसा कमाया गया उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इंडिया के साथ साथ बाहर से भी जो नेट फैक्टरी इनकम जनरेट करी उसको भी अगर डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दें तो नेशनल इनकम आ जाता है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ द फैक्टरी इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट जो भी हमारे देश का है, चाहे वो हमारे देश में रह रहा हो चाहे हमारे देश के बाहर रह रहा हो, है ना, अगर वो इनकम कमा रहा है ना, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट अगर इनकम कमा रहा है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है, हमारे देश की नेशनल इनकम का पार्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर रहता हो, है ना। इनकम वो हमारे देश की मानी जाएगी, हमारे देश की मानी जाएगी। जितनी भी फैक्टरी इनकम का सम है ना, जितनी भी फैक्टरी इनकम अर्न करी गई नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा, किसी कंपनी के नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा जितनी भी फैक्टरी इनकम जनरेट करी गई, है ना, एक साल के अंदर, उसको हम नेशनल इनकम कह देते हैं। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मैं बताता हूँ। सिंपली हम ये कह सकते हैं, नेशनल इनकम कैसे आता है, नेशनल इनकम आता है डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ, मतलब जो देश के अंदर पैसा कमाया गया उसके साथ साथ जो बाहर से नेट जो पैसा कमा के लेके आए हम, एनएफआई कुछ ऐसा समझो, मान लो हमारे देश के लोग बाहर से पैसा कमा के ले गए, हमारे देश के लोग बाहर रह रहे होंगे, बाहर की कंट्री में रह रहे होंगे, जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, इनमें हमारे देश के लोग रह रहे होंगे। मान लो हमारे देश के लोग बाहर से पैसा कमा के लेके आए 1500 करोड़, एग्जाम्पल के रूप में। एक साल में हमारे देश के लोग जो बाहर काम करते हैं और जिनकी फैमिली इंडिया में है ना, वो बाहर से कमा के लेके आए 1500 करोड़। तो ऐसा भी तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ इंडिया के बंदे रह रहे हैं, इंडिया में भी तो नॉन रेसिडेंट रह रहे हैं, इंडिया में भी तो नॉन रेसिडेंट रहते हैं। तो इंडिया के जो नॉन रेसिडेंट है, जो बाहर के देश के लोग इंडिया में रह रहे हैं, उनकी इनकम माइनस कर देंगे क्योंकि वो इंडिया का पार्ट नहीं है एक तरह से, है ना। तो मान लो बाहर के लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो 1200 करोड़ लेके चले गए हमारे यहाँ से, तो नेट हमने कितना कमाया, 300 करोड़, है ना। नेट जो हमने कमाया उसे प्लस कर देते हैं। हम बाहर से कमा के लेके आए 1500 करोड़, हमारे यहाँ से वो बाहर वाले कितने कमा के लेके चले गए, 1200 करोड़। तो हमने जो नेट कमाया वो उसमें ऐड कर देते हैं। डोमेस्टिक इनकम में बाहर से जो और पैसा कमाया वो भी अगर जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब जल्दी से अगली चीज़ देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं, है ना, ताकि पता चल जाए, क्लियर हो जाए। इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम क्या है, जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम कमाई गई वो डोमेस्टिक इनकम। सिंपल, ये देश है हमारा, देश के अंदर जो पैसा कमाया गया वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, और डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाई जाएगी। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा कमाई जा रही है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हमारे देश में रहता हो चाहे अब्रॉड रहता हो, है ना। अब्रॉड से पैसा कमा के लेके आ रहा है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है ना। चाहे हमारे देश में रहता हो वो नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे बाहर के देश में रहता हो, जो भी वो इनकम जनरेट कर रहा है वो क्या है, किसका पार्ट है, वो हमारे देश के नेशनल इनकम का पार्ट है, ठीक है नहीं। इंक्लूड द इनकम ऑफ द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, डोमेस्टिक इनकम में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों की इनकम आ जाती है। चाहे डोमेस्टिक इनकम का मतलब देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो लोग हमारे देश के रह रहे हो चाहे बाहर के देश के रह रहे हो, है ना। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में हमारे देश के भी लोग रह रहे होंगे और बाहर के लोग भी रह रहे होंगे, लेकिन डोमेस्टिक इनकम कहता है जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो कमाया गई इनकम, चाहे वो हमारे देश के लोगों ने कमाई हो चाहे बाहर के देश के लोगों ने कमाई हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो इस इनकम में रेसिडेंट भी आ जाते हैं और नॉन रेसिडेंट भी आ जाते हैं, है ना। और नेशनल इनकम में क्या होता है, खाली रेसिडेंट की इनकम आती है, चाहे वो इंडिया में रह के पैसा कमाया हो चाहे इंडिया से बाहर कमाया हो। ये चीज़ समझना, इसलिए ये डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। और मैं बताऊँ डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम को आगे जाके पता चलेगा। डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपीएफसी, जब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे ना जब पता चलेगा। एनडीपीएफसी कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आगे समझाई जाएंगी। और नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी, याद रखना, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये लिखा है, नेशनल इनकम किसके इक्वल है, एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल है, एनडीपीएफसी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे देख लेते हैं जल्दी से। रेसिडेंट कौन होता है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन कहलाया जाएगा कंट्री का। पहली बात तो रेसिडेंट मतलब हमें पता होना चाहिए, रेसिडेंट मतलब हमारे देश का नागरिक। अब हमारे देश का नागरिक कोई कब कहलाया जाएगा, हमारे देश का नागरिक कोई जब कहलाया जाएगा जब या तो वो हमारे देश में ऑर्डिनरी रहता हो, मतलब जनरली आमतौर पर हमारे देश में रहता हो, है ना, या जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे देश में लाया करता हूँ। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है ये भी बताता हूँ, पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री।
एक नॉर्मल रेसिडेंट देश का कब माना जाएगा? या तो वो देश में रहता है आमतौर पर, है ना, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, है ना, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जो उसी देश में कमाता हो या उस देश में खर्च करता हो पैसा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग, कोई बंदा है मोहन, अब मोहन मान लो शिफ्ट हो गया यूएस, मोहन की मान लो जॉब लग गई यूएस में, है ना, इंडिया का है मोहन और यूएस में जाके शिफ्ट हो गया, यूएस में जाके जॉब करने लगा, है ना, लेकिन वो उसकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली मान लो इंडिया में रहती है, उसकी फैमिली मान लो कहाँ रहती है? इंडिया में। अब वो वहाँ से जो भी इनकम होती है वो इंडिया में पहुँचवाता है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो इनकम कहाँ पहुँचा रहा है? अपने इंडिया में, है ना, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? वो हमारा रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो परमानेंट वहाँ पे सेटअप हो गया और वहीं पे कमाता है, वहीं पे खर्च करता है इनकम को, तो ये माना जाएगा ये उस देश का नागरिक है ना, हमारे देश का नागरिक नहीं है। ये बात समझ में आ गई? सिंपल। मान लो कल को तुम जॉब करने लगो फॉरेन कंट्री में, है ना, फॉरेन कंट्री में मान लो तुम्हारी जॉब लग जाए और मान लो तुम वहाँ पे काम कर रहे हो और तुम अपनी फैमिली को इनकम भेज रहे हो, तो तुम वहाँ से जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो इंडिया में भेज रहे हो और वो इंडिया में खर्च हो रही है एक तरह से इनकम, तो वहाँ पर तुम क्या माने जाओगे? तुम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाओगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी पूरी फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो गई, वहीं पे पैसा कमा रहे हो, वहीं पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो उस देश के नागरिक कहलाए जाओगे। तो सिंपल सी बात क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट वो रेसिडेंट माना जाता है कंट्री में, या तो वो ऑर्डिनरी मतलब देश में रहता हो, है ना, या तो वो कंट्री में रहता हो, या फिर जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये समझ में आना चाहिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब या तो वो इंडिया में पैसा कमाता हो या इंडिया में खर्च करता हो पैसे, है ना। मान लो बाहर से कमा के लेके आया, खर्च इंडिया में कर रहा है, हमारे देश का पार्ट है, लेकिन मान लो बाहर ही पैसा कमाता है और बाहर ही खर्च करता है, बाहर मान लो यूएस में ही पैसा कमाता है, यूएस में खर्च करता है, इंडिया से फिर कुछ मतलब ही नहीं है, तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट पता है उसको भी कह देते हैं हम, जब 1 साल से ज़्यादा जहाँ पर रहने लगते हैं ना हम, है ना, तो अपने आप ही नॉर्मल रेसिडेंट माना जाता है। एक तो देखो 2 चीज़ होती है, एक तो होती है सिटीजनशिप तो बर्थ से मिलती है, सिटीजनशिप मतलब होता है जैसे मान लो हम इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया की सिटीजन कहलाए जाएंगे, लेकिन रेसिडेंट मतलब रह कहाँ पर रहे हैं, है ना, रह कहाँ पर है, मान लो कुछ टाइम बाद यूएस शिफ्ट हो गए तो यूएस के रेसिडेंट कहलाए जाएंगे, क्योंकि वहीं पे खाना कमाना होगा अपना, ठीक है नहीं। तो क्या लिखा है? ए पर्सन मस्ट रिसाइड इन अ कंट्री फॉर 1 और मोर देन 1 ईयर, है ना, टू बिकम द नॉर्मल रेसिडेंट। किसी कंट्री का अगर हमें नॉर्मल रेसिडेंट बनना है तो या तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हमें वहाँ रहना पड़ेगा। मान लो हम यूएस शिफ्ट हो गए और 3 महीने हुए अभी, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यूएस के नागरिक हो गए, ठीक है नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अगर कोई बंदा रहता है दूसरे देश में, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मानते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? सिंपली नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट या तो वो होते हैं जो सिंपली ऑर्डिनरी देश में रहते हैं, या फिर जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाया करता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट या तो उस देश में पैसा कमाते हैं या उस देश में पैसा खर्च हो रहा है उनका, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगती है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना। देखते हैं एक बार डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अपने देश का पार्ट, है ना, अपने देश का कोई हिस्सा, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कह देते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मैं बताता हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन बाय द एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज। बोला है शिप्स या एयरक्राफ्ट, जैसे शिप चल रहे हैं या हमारे एयरक्राफ्ट चल रहे हैं 2 देशों के बीच में, है ना, 2 देश हैं, 2 देशों के बीच में अगर हमारे मतलब इंडिया के अगर मान लो शिप चल रहे हैं या एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, तो वो जो बिजनेस है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे इंडियन मैप से समझते हैं, मान लो गुजरात से श्रीलंका हमारी मान लो ऐसे शिप जाती है ना, गुजरात से श्रीलंका हमारी शिप जाती है मान लो, है ना। अब शिप यहाँ पर भी स्टेशन होगा उसका, यहाँ पर भी उसकी जगह होगी और यहाँ पर भी उसकी जगह होगी, तो यहाँ पर जो ये एरिया है ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का माना जाएगा। और श्रीलंका में जहाँ पर हमारा ये जो शिप का बिजनेस है, ये जो बिजनेस चल रहा है ना, ये इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से इनकम आ रही है ना, यहाँ से इंडिया को इनकम जनरेट हो रही है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मान लो इंडिया के कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर फिशिंग हो रही है, यहाँ पर मान लो ऑयल का बिजनेस करा जा रहा है। तो ये जो इंडिया के जो बिजनेस है, चाहे वो शिपिंग का बिजनेस हो, चाहे एयरक्राफ्ट का बिजनेस हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, फॉरेन वाटर पे भी है ना, ये वाटर किसका है? फॉरेन वाटर पे भी अगर इंडिया के कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया अगर बिजनेस कर रही है ना,
तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। आइए पहले देख लेते हैं जल्दी से, है ना। जैसे शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, जो कि ओन और ऑपरेट करे जाते हैं इंडियन रेसिडेंट द्वारा। तो शिप, एयरक्राफ्ट, ये किसका पार्ट माने जाएंगे? जहां पर ये चल रहे हैं। अब शिप इधर से उधर जा रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो वो हमारे शिप अगर चल रहे हैं तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वहां से इनकम जो जनरेट हो रही है वो हमारी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है। एयरक्राफ्ट वगैरह मान लो दो देशों के बीच में चल रहे हैं, अगर इंडियन एयरक्राफ्ट है और इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कोई मान लो चला रहा है, तो वहां पर क्या है, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में क्या लिखा है, प्लेन ऑपरेटेड बाय द एयर इंडिया। एयर इंडिया जो प्लेन है ना, जापान से चाइना मान लो एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं। एयर इंडिया किसकी है? इंडिया की। जापान से चाइना जा रहे हैं, जापान से चाइना जा रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट से। अब एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहे हैं तो कमाई किसको होगी? एयर इंडिया को, मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। भले जापान और चाइना ये अलग अलग देश है, तो जहाँ पर हमारा एयरपोर्ट होगा ना, जहाँ पर हमारा एयरपोर्ट होगा जिससे हमारी इकोनॉमिक इनकम जनरेट हो रही है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है नहीं। सिमिलरली द प्लेन ऑपरेटेड बाय द टर्किश एयरलाइन इनटू द इंडियन एंड ब्रिटेन, मतलब टर्किश एयरलाइन है, इंडिया से ब्रिटेन जा रहे हैं, तो इंडिया से अगर ब्रिटेन जा रहे हैं तो वहाँ पर टर्किश के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। भले ही टर्किश की एयरलाइन इंडिया में है, लेकिन वो पार्ट किसका है? टर्किश का। क्यों? क्योंकि वो टर्किश की इकोनॉमिक इनकम का पार्ट है ना, वो डोमेस्टिक टेरिटरी टर्किश की मानी जाएगी। तो जहाँ पर भी हमारे, सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी हमारे शिप, एयरक्राफ्ट, माइनिंग, फिशिंग, जो भी चीज़ चल रही है, हमारा जो बिजनेस चल रहा है, भले फॉरेन वाटर पे क्यों ना हो, वो सारी चीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो पहला हमने देख लिया, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन बाय द एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, वो आ जाता है। दूसरा फिशिंग वेसल, मैंने अभी बात करी, अगर मान लो फॉरेन वाटर पे अगर हमारे कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, वहाँ से जो इकोनॉमिक इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। या ऑयल या नेचुरल गैस का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, फॉरेन में जाके, या मान लो यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस का बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे चीज़ किसका पार्ट माना जाएगा? अगर हमारे देश के रेस्टोरेंट कर रहे हैं तो हमारे देश का पार्ट माना जाएगा, भले वो इंटरनेशनल वाटर पे क्यों ना हो रहा हो। इंटरनेशनल वाटर पे फिशिंग वगैरह हो रही है तो वो हमारे देश का ही पार्ट माना जाएगा, क्योंकि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो, है ना, हमारी इनकम जनरेट हो रही है उससे। ठीक है। जैसे लिखा फिशिंग बोट ऑपरेटेड बाय द इंडियन फिशरमैन। अब जो फिशिंग बोट है, ये देख रहे हो आप, जो फिशिंग बोट है वो इंडिया का कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, और इंडिया का रेस्टोरेंट वो जाल वगैरह फेंकते हैं, उससे फिशिंग वगैरह करके मार्केट में फिश वगैरह सेल करके जो भी इनकम, फैक्ट्री इनकम जनरेट कर पा रहा हो, तो वो क्या है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो ये समझ में आया। पहला क्या है, शिप, एयरक्राफ्ट वगैरह अगर दो देशों के बीच इंडिया के चल रहे हैं तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। या ऑयल का बिजनेस, नेचुरल गैस का बिजनेस या फिशिंग का बिजनेस अगर मान लो इंडिया से बाहर भी चल रहा है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। आगे आगे लिखा है एम्बेसीज, कंसल्टेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन द एब्रॉड। मतलब देखो, इंडिया के एम्बेसीज या कंसल्टेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर बाहर के देशों में है। अब सर ये एम्बेसीज क्या होता है, कंसल्टेट्स क्या होता है? एम्बेसीज मतलब क्या होता है, जैसे एम्बेसी हर देश की हर देश में होती है। जैसे मान लो इंडिया है, अब इंडिया में भी ना, देखो इंडिया में भी फॉरेनर रहते हैं, यूएस के भी लोग रहते होंगे, रशिया के भी लोग रहते होंगे, चाइना के भी, जापान के भी, ये सारे लोग रहते हैं। तो सारी कंट्री की एम्बेसीज सारी कंट्रीज में होती हैं लगभग। जैसे इंडिया, मान लो यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, और जनरली एम्बेसी पता कहाँ होती है? जनरली कंट्री के कैपिटल के साइड होती है। जैसे हमारी कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में यूएस की एम्बेसी है। एम्बेसी का काम क्या होता है? एम्बेसी मतलब ऑफिसेज, फॉरेन ऑफिसेज, है ना। फॉरेन ऑफिसेज ये बाहर के देश में क्यों बनाते हैं? पहली बात तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए, है ना, यूएस का रिलेशन हमारे देश से बिल्ड रहे, है ना। दूसरी चीज, मेन मकसद इनका क्या होता है, जो यूएस के लोग जो इंडिया में रह रहे होंगे, कहीं कहीं पे यूएस के लोग इंडिया में रह रहे होंगे, तो उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रही है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, कुछ लीगल इशू आ गया देश में रह के, मान लो इंडिया में रह रहे हैं, उन्हें कुछ परेशानी फील करनी पड़ रही है, मान लो उनका पासपोर्ट वगैरह खो गया, या मान लो कोई भी वीज़ा वगैरह ये कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड, तो यूएस की जो एम्बेसी होगी वो सॉल्व करेगी। एम्बेसीज का काम ही ये होता है, जो भी उनके नागरिक हैं जो उनके देश में रह रहे हैं, है ना, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे यूएस में पता है, यूएस में इंडियन बहुत है, और जैसे यूएस है, यूएस में इंडियन एम्बेसी होगी, क्योंकि वहाँ जितने भी इंडियन रह रहे हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, उनका वीज़े से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम, या कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या कुछ लीगल इशू आ गया वहाँ पर, मान लो किसी जुर्म में फंस गए, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व कराएगा? इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी का काम ये होता है ना।
अब जैसे बाहर के देश में रह रहे हैं, बाहर के देश वाले तो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर चला सकते हैं, तो इंडिया पे ध्यान कौन रखेगा, इंडिया पे ख्याल कौन रखेगा, इंडियन एम्बेसी, है ना। यूएस वालों पे ध्यान कौन रखेगा, यूएस एम्बेसीज। तो एम्बेसीज जिस देश की होती हैं वो उस देश का पार्ट होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ग्रुप में मैं बताता हूँ, जैसे मैप पे चलते हैं एक बार, जैसे देख रहे हो ये मैप है, मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली में ही यूएस का वो है एम्बेसी, दिल्ली में यूएस की एम्बेसी है, यहाँ पर यूएस की एम्बेसी है। अब ये यूएस का पार्ट हो गया, ये हमारे देश का पार्ट नहीं है। ये अगर यूएस की एम्बेसी है तो ये किसका पार्ट हो गया, यूएस का पार्ट हो गया। अब मान लो ये यूएस है, ये यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पर मान लो इतने एरिया में, यहाँ पर मान लो इतने एरिया में ये इंडिया की एम्बेसी, ये किसकी एम्बेसी है, मान लो इंडिया की एम्बेसी। ये किसकी एम्बेसी है, इंडिया की। अब इंडिया की एम्बेसी है तो ये इंडिया का पार्ट हो गया। मतलब जिस देश की एम्बेसी होती है, भले किसी भी देश में हो, उस देश का पार्ट है। एम्बेसी हो, कंसल्टेट्स हो, कंसल्टेट्स का मतलब भी सेम होता है, मतलब ऐसे ऑफिसेज हो, मतलब किसी कोई हमारा नागरिक बाहर रह रहा है, बाहर के देश में, हमारा ऑफिस भी बाहर के देश में होगा, ताकि उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी होगी तो वो सॉल्व करेंगे। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, अब मिलिट्री तो देखो बॉर्डर पे रहती है ना। अब मिलिट्री जहाँ पे रह रही है वो हमारे देश का पार्ट माना जाएगा। एम्बेसी हो, कंसल्टेट्स हो, या हमारी मिलिट्री बाहर के देश में रह रही है ना, जैसे हमारी मिलिट्री यूएस में रह रही है, ताकि हमारे देश को कुछ प्रॉब्लम ना हो, फेस करनी पड़े। तो ये क्या है, ये सारी चीज़, एम्बेसीज हो, कंसल्टेट्स हो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, किसी हमारी कंट्री के किसी भी कंट्री में, किसी भी अब्रॉड वाली कंट्री में, वो हमारे देश का पार्ट माना जाएंगे। जैसे देख रहे हो इंडियन एम्बेसी अगर चाइना में है, इंडिया की एम्बेसी अगर चाइना में है, एम्बेसी किसकी है, बस ये देखना है हमें, एम्बेसी इंडिया की है तो इंडिया का पार्ट है, भले वो चाइना में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, कहीं पे भी हो। जिस देश में हमारी एम्बेसी है तो हमारे देश का पार्ट। अगर मान लो इंडिया में चाइना की एम्बेसी है, मान लो ये इंडिया है, इंडिया में चाइना की एम्बेसी है यहाँ पर, तो ये चाइना का पार्ट है। जिस देश की एम्बेसी होती है उस देश का पार्ट होता है। समझ में आ गया। तो तीन चीज हमने देखी, क्या क्या चीज डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। शिप एंड एयरक्राफ्ट अगर दो देश के बीच में चल रहे हैं, है ना, या फिशिंग वगैरह का बिजनेस, माइनिंग वगैरह का बिजनेस, या कुछ ऑयल एंड नेचुरल गैस का बिजनेस अगर हमारा इंटरनेशनल वाटर में चल रहा है, तो वो भी किसके पार्ट है, हमारे देश का इनकम का पार्ट है। हमारे एम्बेसीज, हमारे कंसल्टेट्स, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर वो हमारे बाहर के देशों में है और है, हमारे एम्बेसी हमारी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारी, कंसल्टेट्स हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब क्या क्या चीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं करती, इसका उल्टा हो जाएगा। एम्बेसीज या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री इन इंडिया, फॉरेन कंट्री की अगर एम्बेसी हमारे देश में है फिर वो हमारे देश का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, इंडिया है, इंडिया में अगर मान लो ये चाइना की एम्बेसी है, इंडिया में मान लो यहाँ पर इतने एरिया में चाइना की एम्बेसी है, तो ये हमारे देश का पार्ट नहीं है, ये चाइना का पार्ट है, चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ना। तो कोई भी एम्बेसीज हो या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, है ना, अगर ये फॉरेन की कंट्री की एम्बेसीज और फॉरेन की कंट्री की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर हमारे देश में है अगर, तो वो उनके देश का ही पार्ट है, क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है, जिस देश की एम्बेसी है, जिस देश की मिलिट्री है, वो उस देश का पार्ट माना जाता है। फॉरेन कंट्री एम्बेसीज और फॉरेन कंट्री मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर हमारे देश में है, हमारे देश का पार्ट नहीं है, वो फॉरेन का ही पार्ट है, फॉरेन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ऐसे मानते हैं। जैसे लिखा है चाइनीज एम्बेसीज इन इंडिया, तो किसका पार्ट हुआ वो चाइना का पार्ट हुआ, है ना, टेरिटरी ऑफ। यहाँ पे क्या कर लेना आप, यहाँ पे इस चीज को करेक्ट कर लेना, इज अ पार्ट ऑफ चाइना। चाइनीज एम्बेसी अगर इंडिया में है तो किसका पार्ट है, वो चाइना का पार्ट है। चाइनीज एम्बेसी अगर इंडिया में है, चाइना की एम्बेसी इंडिया में, तो चाइना का पार्ट है। किसका पार्ट है, चाइना का, ठीक है नहीं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, भले हमारे देश में है ना, मान लो WHO हमारे देश में एग्जाम्पल ग्रुप में, अगर वो हमारे देश में हो तो हमारे देश का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अगर हमारे कंट्री में लाया करते हैं तो ये हमारे देश का पार्ट नहीं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये हमारे देश में हुए, है ना, मान लो ये अगर इंडिया, मैं मान लेता हूँ WTO हमारे देश में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मान लो हमारे देश में है, तो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। जितने एरिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है
तो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, दूसरे देश की एम्बेसी, दूसरे देश के कंसल्टेट, दूसरे देश के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश में अगर हैं तो हमारे देश का पार्ट नहीं है। और दूसरी चीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर हमारे देश में, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं जल्दी से NFIA क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में भी बात करी थी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? नेट हमने कितनी फैक्टर इनकम अब्रॉड से कमाई। जैसे असल में मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब नेट हमने बाहर से कितना पैसा कमाया। देखो, हम बाहर से पैसा कमा के लेके आते हैं, मतलब हमारे देश के लोग बाहर रह के काम कर रहे हैं, बाहर से कुछ भी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। उन्होंने जो बाहर से पैसा कमाया, मान लो उनको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से कमाई वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से माइनस कर देते हैं क्या। देखो, हमारे देश में भी तो लोग रह रहे होंगे जो यहाँ से कमा के लेके चले जाएंगे, हमारे देश में भी बाहर के लोग रह रहे हैं जो यहाँ से कमा के लेके चले जाएंगे, है ना। तो जो हमारे देश के बाहर से कमा के लेके आए वो फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे देश में जो लोग बाहर के रह रहे हैं, जो हमारे देश से पैसा कमा के लेके अपने कंट्री में चले गए, वो क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस ही होता है NFI। NFI मतलब हमने नेट कितना कमाया। मान लो हमारे देश के लोग जो बाहर रह के काम कर रहे हैं और हमें इनकम भिजवा रहे हैं, इनकम मान लो भिजवाई, वो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था 1500 करोड़, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मान लो हमारे यहाँ से लेके चले गए वो मान लो 1000 करोड़। तो हमने नेट कितना कमाया? हमने नेट कितना कमाया? हमने कमाया 500 करोड़। तो जो नेट हमने कमाया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं। इट इज द एक्सेस ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट, मतलब हमारे देश के रेसिडेंट ने कितना फैक्टर अर्न करी है अब्रॉड से, है ना। एंड द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेसिडेंट इन द अवर कंट्री, और हमारे देश में नॉन रेसिडेंट जो रह के कमा रहे हैं पैसा, उन दोनों का डिफरेंस है। हमारे देश के जो रेसिडेंट है उन्होंने कितना पैसा कमाया, माइनस हमारे देश में जो बाहर के रेसिडेंट रह रहे हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया। उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो क्या होता है? वो होता है NFIA। अब लिखा है NFIA कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। NFIA जीरो भी हो सकता है, जीरो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। NFIA जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? मान लो जितना हम कमा के लेके आए, हम भी 1500 करोड़ कमा के लेके आए और वो भी हमारे यहाँ से 1500 करोड़ कमा के लेके चले गए, तो NFIA कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हो गया। पॉजिटिव कब होगा? जब हम ज़्यादा कमा के लेके आए और वो कम कमा के लेके गए हमारे यहाँ से। और नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव जनरली जब होता है जब हमने बाहर से कम फैक्टर इनकम जनरेट करी और हमारे यहाँ से वो ज़्यादा पैसे कमा के लेके चले गए। मान लो हम लेके आए मान लो 1000 करोड़ और वो लेके चले गए हमारे यहाँ से 1500 करोड़, तो वो हो जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव। तो वहाँ पर NFIA नेगेटिव में हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आप देख लेते हैं जल्दी से ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर जब भी वर्ड आ जाए, ट्रांसफर मान लो वन साइडेड। ट्रांसफर किसको कहते हैं? एक तरफ से दूसरी तरफ चलेगी कुछ चीज़, वन साइडेड पेमेंट को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। वन साइडेड पेमेंट मतलब बदले में कुछ नहीं मिला। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब जैसे एग्जांपल में, ट्रांसफर पेमेंट आर दोज पेमेंट इन विच नो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव इन कंसिडरेशन। और देखो, हम मान लो, देखो हम जैसे गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो बदले में हम पेमेंट करते हैं। जैसे आप स्कूल में पेमेंट करते हो और बदले में आपको सर्विस मिलती है ना, एजुकेशन सर्विस मिलती है। आप मान लो रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहाँ पे पे आउट करते हो, वहाँ पे आपको खाने को मिल जाता है, गुड्स मिल जाते हैं आपको, है ना। आप मूवी देखने गए, मूवी देखने में आपने पहले पे आउट करा, पेमेंट करी और उसके बाद एंटरटेनमेंट सर्विस मिल गई आपको। तो ये क्या है? ये तो फैक्टर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट क्यों मानी जाएगी? हमने पेमेंट करी और बदले में हमें कुछ मिला, उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट हमने कुछ पेमेंट करी और बदले में हमें रिटर्न में कुछ मिला। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट है जहाँ पर वन साइडेड है, बस हमने पेमेंट करी, बदले में कुछ ना मिला हो, बदले में कुछ ना मिला हो। नो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ ना मिला हो, ना कोई गुड्स मिला ना कोई सर्विस मिले। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप पता है ना, जैसे गरीब गुरबा लोग हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए पैसा देते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें पैसा दे रही है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पैसा दे रही है, तो वो क्या है? वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। अब ये मत कहना दुआ मिलेगी, नहीं। देखो, गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी स्टूडेंट्स को, बदले में कुछ मिलेगा क्या? बदले में कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे ये बूढ़ी अम्मा नोट दिखा रहे हैं, है ना, पेंशन मिली है। अब पेंशन भी क्या है? गवर्नमेंट के लिए तो ट्रांसफर पेमेंट मानी जाएगी ना, गवर्नमेंट ने पे करा, अब बदले में कुछ थोड़ी मिलेगा, बदले में ये सामान थोड़ी देंगे वहां जाके, है ना। इन्हें पेंशन मिल गई, ठीक है, तो ये वन साइडेड हुआ, ये वन साइडेड पेमेंट है, बदले में उन्हें कुछ देना नहीं पड़ा। अब जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा है तो अपनी सर्विस दे रहे हैं, जब जाके हमें
पेमेंट मिल रही है। लेकिन पेंशन क्या है, पेंशन में क्या है, पेंशन में कुछ नहीं है। पेंशन में घर रह के इंसान है, वहाँ पर गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ रही है, बदले में ना गुड्स देने पड़ रहे हैं ना सर्विस देनी पड़ रही है, तो ट्रांसफर पेमेंट मानी जाएगी। ऐसे ही जल्दी से देख लेते हैं ट्रांसफर इनकम क्या है। ट्रांसफर इनकम मतलब उल्टा इसका, है ना। ट्रांसफर पेमेंट मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। ट्रांसफर इनकम का मतलब हमें पैसा मिल रहा है, बदले में हमें कुछ गुड्स वगैरह देने नहीं पड़ रहे। जैसे अब जो ये बूढ़ी अम्मा थी, इनके लिए क्या हो गई, ट्रांसफर इनकम हो गई। इन्हें फ्री में पैसा मिल गया, बदले में कोई अपने गुड्स सर्विस नहीं देनी पड़ी, है ना। इन्हें पैसा मिल गया लेकिन कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं देनी पड़ी। अब मान लो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज वगैरह में जनरली, तो स्कॉलरशिप मिली, बदले में कुछ देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। तो द इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एंड विदाउट प्रोवाइड एनी गुड्स, मतलब ऐसी इनकम जो हमें फ्री में मिल जाए, उसको कहते हैं हम ट्रांसफर इनकम। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे हम रोड वगैरह पे अगर मान लो ट्रैफिक रूल्स अगर फॉलो नहीं करें, ठीक है, तो हमें चलान वगैरह का पैसा देना पड़ता है पुलिस वालों को, तो वो गवर्नमेंट के लिए पता है क्या है, वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम है। वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम क्यों है, क्योंकि हमने पेमेंट करी, बदले में कोई गुड सर्विस थोड़ी मिलेगी, है ना। तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो ओल्ड एज पेंशन, पेंशन मिल रही है, हमारे लिए वन साइडेड पेमेंट है, फ्री की इनकम है। स्कॉलरशिप मिली, बदले में कुछ नहीं देना पड़ा, फ्री की इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर अनएम्प्लॉयड होता है कोई बंदा, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से बेसिक नीड के लिए, ताकि वो अपनी दाल रोटी चला सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी क्या है, ये भी क्या है, फैक्टर इनकम है। ये भी क्या है, ट्रांसफर इनकम है। पॉकेट मनी भी जनरली क्या होता है, पॉकेट मनी भी क्या होता है, ट्रांसफर इनकम होती है, मतलब फ्री में मिलती है। अभी मत कहना नहीं, माँ बाप तो पहले काम कराते हैं, पापा कहते हैं गाड़ी धुल भाई चल, है ना, गाड़ी धुल जब जाके पॉकेट मनी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जनरली पॉकेट मनी क्या होता है, पॉकेट मनी फ्री का पैसा मिलता है ना, माँ बाप बेचारे अपने बच्चों को पॉकेट मनी फ्री में देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्रांसफर इनकम होगी। फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, फैक्टर इनकम होता है जहां पर हमने पहले अपनी कोई गुड सर्विस दी, जब जाके हमें पेमेंट मिली। दुकान वालों को अगर पैसा मिलता है तो वो सामान दे रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, जब जाके पैसा मिल पा रहा है, तो वो फैक्टर इनकम है। टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और टीचर को आप पे आउट कर रहे हो, टीचर की फीस दे रहे हो। डॉक्टर इलाज कर रहा है आपका और आप पे आउट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर टू साइडेड पेमेंट होती है ना। जैसे यहाँ देखो, जिसने जमीन दी उसको रेंट या रॉयल्टी दे रहे हैं, जिसने पैसा लगाया उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो लेबर था उसे वेजेज या सैलरी दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट वगैरह दे रहे हैं। तो जिन्होंने अपनी फैक्टर सर्विस दी उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम फैक्टर इनकम, है ना। जिन्होंने फैक्टर सर्विस लगाई थी उनको फैक्टर इनकम मिल गई। फैक्टर इनकम मतलब द इनकम अर्न्ड बाय द ओनर एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर सर्विस देने पर बदले में जो इनकम मिल रही है ना, बदले में जो इनकम मिल रही है वो क्या है, वो फैक्टर इनकम है। फैक्टर पेमेंट क्या होगा, इसका उल्टा, फैक्टर सर्विस ली तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो समझ में आ गया। देखो चार चीज है सिंपल सी, क्या है, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट। ये क्या होता है, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट क्या है, जो वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब एक साइड से ट्रांसफर हुआ। मान लो गवर्नमेंट ने क्या दिया है, गवर्नमेंट ने पेंशन वगैरह दी, तो फ्री, वो पेमेंट है गवर्नमेंट के लिए, है ना। अब वो उन्हें फ्री में मिल रहा है तो वो उनके लिए ट्रांसफर इनकम हो गई। फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट क्या हो गया, हमने फैक्टर सर्विस पे पेमेंट करी तो हमारे लिए फैक्टर पेमेंट होगी, और उनके लिए उन्हें अपनी फैक्टर सर्विस देने पर बदले में इनकम मिली तो वो फैक्टर इनकम होगी, है ना। ये चीज समझ में आ गई। आगे देखते हैं जल्दी से। जैसे लिखा भी है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट मतलब हमने फैक्टर सर्विस किसी से ली तो हमें उसे पेमेंट करनी होगी। जैसे हमने सीखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हाउस होल्ड सेक्टर से हम सर्विस लेते हैं, हम फैक्टर सर्विस लेते हैं और बदले में उन्हें पेमेंट करते हैं। अगर जिससे जमीन ली है उसे रेंट देते हैं, जिससे कैपिटल लिया इंटरेस्ट देते हैं, वही वेजेस देते हैं और प्रॉफिट देते हैं। तो जिससे भी फैक्टर सर्विस ली उसको हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वो पेमेंट हमारे लिए फैक्टर पेमेंट है, लेकिन उनके लिए फैक्टर इनकम है। समझ में आ गई बात। अब हम देख लेते हैं जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो आपने कई बार सुना होगा देश की जीडीपी इतनी हो गई, देश की जीडीपी इतनी हो गई। आखिर ये जीडीपी है क्या, जीडीपी की पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब चलो फुल फॉर्म तो पता है, जीडीपी का मतलब क्या है। देखो जीडीपी का मतलब सिंपल सी बात, कितना प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। देखो देश में दुनिया भर का सामान बनता है एक साल में, है ना। सुई से लेके जहाज तक जो भी सामान बन रहा है, चाहे वो कॉपी किताब बन रही हो, एसी, कूलर, दुनिया भर की चीज है ना। मान लो डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, माइक है ना, पेन वगैरह, कुछ भी, कपड़े लत्ते, जो भी है, जो भी चीज बन रही है, जो भी गुड्स और सर्विस, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक देश में एक साल के अंदर अंदर, उसको हम जीडीपी कह देते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है, देखो सिंपल क्या लिखा है, इट इज द मार्केट वैल्यू
ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द 1 ईयर। बोला क्या है, एक साल के अंदर जितना भी टोटल मार्केट वैल्यू, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए, है ना, मार्केट वैल्यू क्या है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना। मान लो एग्जांपल के रूप में, मान लो कोई चीज़ 20 रुपए की है, मान लो एग्जांपल के रूप में एक पेन है मान लो 20 रुपए का, और मान लो ऐसे बस 10,000 पेन प्रोड्यूस हुए एग्जाम्पल के रूप में, है ना। ऐसे तो बहुत सारे आइटम प्रोड्यूस होंगे, मैं मान लेता हूँ पेन प्रोड्यूस हुए, 20 रुपए का एक पेन है और इतना, तो कितने की जीडीपी हो गई, कितने का प्रोडक्शन हो गया, मतलब 2 लाख का प्रोडक्शन हो गया। तो ऐसे जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है, जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी मार्केट वैल्यू है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, है ना, देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कह देते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, छोटी से छोटी चीज से लेके सुई से लेके जहाज तक जो भी चीज बन रही है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, एक साल में जितना भी उन चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ उसको हम जीडीपी कह देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम ये मानते हैं जीडीपी और वेलफेयर ये आपस में कनेक्टेड है। अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी, ये कहते हैं अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी, कहते हैं ना देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश आगे जाएगा, देश में वेलफेयर होगा। देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश में क्या होगा, वेलफेयर होगा, ऐसा कहते हैं। मतलब जीडीपी बढ़ी तो वेलफेयर निश्चित है, और जीडीपी अगर कम हो गई, प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो वेलफेयर डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। तो जीडीपी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या नाम है, तो वहां पर इनकम बढ़ेगी लोगों की, है ना, वेलफेयर बढ़ेगा लोगों का, ठीक ना, इनकम हमें ज़्यादा मिलेगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ा, जिस साल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, वहां पर इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर जीडीपी कम हुई, प्रोडक्शन कम हुआ तो इनकम भी कम होगी, जिसकी वजह से वेलफेयर भी डाउन हो जाएगा लोगों का। तो बोला जाता है जीडीपी इज कंसिडर एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इंक्रीज इन द जीडीपी, है ना। बोला क्या है, जीडीपी एक इंडेक्स माना जाता है कि जीडीपी बढ़ने पे वेलफेयर बढ़ेगा या घटेगा। जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर पक्का इंक्रीज होगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जीडीपी मींस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। बोला क्या है, अगर वेलफेयर बढ़ रहा है मतलब इसका मतलब जीडीपी बढ़ी होगी, मतलब जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर होगा, ये लिखा है। व्हेन द रियल जीडीपी राइजेस, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड्स टू राइज। जब रियल जीडीपी बढ़ती है, अभी बताऊंगा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जब रियल जीडीपी बढ़ती है ना, तो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो भी बढ़ता है, वहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का भी प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेलफेयर होता है लोगों का। मतलब सिंपल सी बात है, जीडीपी बढ़ने पे क्या होता है, जीडीपी बढ़ने पे लोगों का भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। अब बात करते हैं, 2 टाइप की जीडीपी होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, नाम से थोड़ा हमें आइडिया लग रहा है। रियल जीडीपी का मतलब यहाँ पर रियल तरीके से जीडीपी निकाली जा रही है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हर साल कांस्टेंट ईयर का प्राइस लेते हैं, एक बेस ईयर का प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, है ना। हर साल एक कांस्टेंट ईयर का प्राइस लिया जाता है जीडीपी के कैलकुलेशन में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना कि 20 रुपए का पेन है, 10,000 यूनिट बनी तो मल्टीप्लाई करके आ गया था कि जीडीपी कितनी आई, 2 लाख। ऐसे यहाँ पर रियल जीडीपी के केस में हर साल हम कांस्टेंट ईयर का प्राइस लेते हैं चीज़ों का। अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। और नॉमिनल जीडीपी में हर बार करंट ईयर का प्राइस लिया जाता है, मतलब हर बार जो प्राइस चेंज होता है, देखो हर बार जनरली सारे सामान का प्राइस चेंज होता है। आज जो चीज़ 100 रुपए की आ रही है, कल को वो जरूर महंगी आएगी उससे, है ना, 105 की चेंज जरूर आएगा। बहुत रेयर केस है कि चेंज ना आए, है ना। तो मैं बताता हूँ तुम्हें रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ, जब जाके देखो जीडीपी मान लो, अब यहाँ पर कोई सामान ले लेते हैं, मान लो टी शर्ट है। अब टी शर्ट मैं मान लेता हूँ 2025 में टी शर्ट का प्राइस मान लो 200 रुपये था। 2025 में टी शर्ट का प्राइस कितना था, 200 रुपये। और मैं मान लेता हूँ कितनी क्वांटिटी बनती थी, मान लो 1000 क्वांटिटी बनती थी, 200 इंटू 1000 मतलब 2 लाख जीडीपी आती थी, है ना। ये रियल जीडीपी देख रहे हैं अभी। रियल जीडीपी हम प्राइस क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। अब 200 रुपये का प्राइस है टी शर्ट का, 1000 क्वांटिटी बनी तो 2025 में कितने का प्रोडक्शन हुआ, 2 लाख का। अब प्राइस उतना ही रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं लाएंगे, प्राइस आज भी कितना है, 2000। अब मान लो क्वांटिटी बढ़ गई, मान लो इस साल हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करा, 2026 में मान लो ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया हमने मान लो 1500 यूनिट बना दी, तो 1500 इंटू 2 3 लाख। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इजीली कंपेयर करा जा सकता है कि पहले 2 लाख थी जीडीपी और 3 लाख कितने से बढ़ गई, 1 लाख से जीडीपी बढ़ गई, है ना। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जीडीपी में कितना चेंज आ गया, जीडीपी कितने से हमारी राइज हुई, 1 लाख से, है ना।
1 लाख से जीडीपी बढ़ी क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ गया। पहले 1000 यूनिट बनाते थे, 1500 यूनिट बनाते हैं। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हम यहाँ बड़े आसानी से नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइस बढ़ जाता है। एक बार नॉमिनल जीडीपी के केस में भी देख लेते हैं। अब मान लो 2025 में, वही मान लेता हूँ एग्जाम्पल, 2025 में टी शर्ट 200 रुपये की थी। टी शर्ट का प्राइस कितना था? 200 रुपये। क्वांटिटी में मान लेता हूँ, चलो 1000 क्वांटिटी बनी तो बोलो 2 लाख की ही जीडीपी आई। लेकिन यहाँ पर क्या लेते हैं? करंट ईयर का प्राइस लेते हैं। यहाँ पर तो हमने सेम ईयर का प्राइस लिया, जो साल पिछले साल प्राइस था वही इस साल प्राइस था। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइस चेंज हो जाएगा। अब मान लो टी शर्ट का प्राइस बढ़ गया 250 रुपये से। टी शर्ट का प्राइस कितना हो गया? टी शर्ट का प्राइस बढ़ गया, है ना। अब टी शर्ट का मान लो प्रोडक्शन चलो 1500 यूनिट हुआ, ठीक है। तो 250 इंटू 15 ये कितना आ जाएगा? तो 3,75,000 ये जीडीपी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लगेगा हमें कि कितने से जीडीपी बढ़ गई? 1,75,000 से जीडीपी बढ़ गई। सुनना बड़े ध्यान से इधर। यहाँ पर प्राइस दोनों में सेम था, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, बस क्वांटिटी बढ़ रही थी। तो हमें एक्चुअल में पता चल गया था कि हाँ 1 लाख का प्रोडक्शन में चेंज आया, और वो सही में ही प्रोडक्शन में चेंज था, वो सही में एक्चुअल था ये। इसलिए तो रियल जीडीपी कहते हैं। रियल का मतलब असली यहीं पे पता चलता है, असली यहीं पे पता चलता है कि रियल में असल में जीडीपी कितनी बढ़ी। क्योंकि यहाँ पर हम हर साल सेम ईयर का प्राइस लेते हैं, प्राइस सेम रहेगा, सीधा पता चलेगा क्वांटिटी कितनी बढ़ी, प्रोडक्शन कितना बढ़ा। तो यहाँ पर सीधा 1 लाख से प्रोडक्शन बढ़ा, ये हम सिंपल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही 1000 से 1500 हुई है क्वांटिटी, लेकिन चेंज कितने का आ रहा है? यहाँ पर 1,75,000 का चेंज आ रहा है ना। क्वांटिटी सेम बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर 1,75,000 का चेंज आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस के बढ़ने से। तो यहाँ पर कई बार प्राइस बढ़ जाता है, लगता है कि जीडीपी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी असल में कई बार नहीं बढ़ती इतनी ज़्यादा, है ना। 1,75,000 तो जीडीपी नहीं बढ़ी होगी, है ना। जीडीपी कितनी बढ़ी होगी? 1,75,000 तो नहीं बढ़ी। यहाँ पर एक्चुअल में 1 लाख बढ़ी है। यहाँ पर 1,75,000 ये आ क्यों रहा है? ये आ रहा है किसकी वजह से? ये आ रहा है प्राइस भी बढ़ गया है ना, प्राइस के चेंज आने से भी आ रहा है। तो कई बार प्राइस के बढ़ने से भी जीडीपी बढ़ी हुई लगती है। ये चीज समझ में आ गई? तो एक बार देख लेते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी मतलब जहां पर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल कांस्टेंट ईयर के प्राइस से। और यहाँ पर रियल जीडीपी नाम इसका बिल्कुल सही पड़ा, रियल में हमें एक्चुअल में पता चल पाता है कि असल में जीडीपी कितनी बड़ी है हमारी, है ना। तो जीडीपी इज मेजर रहता है बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट ईयर प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी हर बार प्राइस को चेंज करा जाता है, हर बार करंट ईयर का प्राइस लिया जाता है, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते विदाउट इन्फ्लेशन। यहाँ पर इन्फ्लेशन थोड़ी है। अब सामान पहले 200 का था, आज भी 200 का ही है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अगर प्राइस बढ़ भी गया होगा तो उसे एडजस्ट नहीं करेंगे। आज पहले 200 का था तो आज भी 200 का ही प्राइस लेंगे, जब तो कैलकुलेट करके पता चल पाएगा कि जीडीपी असल में बढ़ी कितनी, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन को क्या करा जाता है? एडजस्ट करा जाता है। प्राइस बढ़ गया तो प्राइस बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्ट करा जाता है। लास्ट, ये ट्रू इंडिकेटर है। जीडीपी कितनी बड़ी है? ट्रू इंडिकेटर है, मतलब सही में असली में ये दिखाता है कि जीडीपी एक्चुअल में इतनी बड़ी है, लेकिन ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीडीपी के बारे में कई बार पता नहीं चल पाता एक्चुअल में कितनी बड़ी है। कई बार ऐसा लगता है प्राइस बढ़ा है ना, प्राइस के बढ़ने से जीडीपी ज्यादा लगती है। तो ये चीज नहीं, है ना। यहाँ पर असल में देखो क्वांटिटी उतना ही चेंज आ रही है, क्वांटिटी में उतना ही चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 लाख का दिख रहा है, यहाँ पर 1,75,000 का। यहाँ पर हम खुश हो जाएंगे कि 1,75,000 का चेंज आ गया, जीडीपी इतनी बढ़ गई। लेकिन ये इतना चेंज किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस भी बढ़ रहा है। ये चीज समझ में आ गई? अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी वेलफेयर। अभी हमने जीडीपी वेलफेयर पढ़ा था। जीडीपी वेलफेयर क्या होता है? जीडीपी वेलफेयर होता है जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर भी लोगों का बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने से जनरली वेलफेयर क्या होता है? बढ़ता है। और जीडीपी कम होने से जनरली वेलफेयर क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है इसके, कई बार ये चीज काम नहीं करती। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा? वेलफेयर लोगों का बढ़ेगा, लोगों का भला होगा। और जीडीपी कम होगी तो वेलफेयर कम होगा, ऐसा पढ़ा है। लेकिन ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता, कई बार ये एक्सेप्शन है इसके। कुछ एक्सेप्शन का मतलब जहां पर ये चीज लागू नहीं होती, है ना। एक्सेप्शन मतलब ये इसको छोड़कर, है ना। ये 4 पॉइंट है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मैं बताऊं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब, जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जीडीपी का जो फायदा मिल पा रहा है ना लोगों को,
वो बड़ा अनइक्वल है। हमारे देश में पता है अमीर तो बहुत ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बहुत ज्यादा गरीब बनते जाते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर देश में जीडीपी बढ़ेगी, सुनना एक चीज, अगर देश में जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ने से एक्चुअल में फायदा किसको होगा? जीडीपी बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्चुअल में फायदा किसको होगा? एक्चुअल में फायदा बिजनेसमैन को होगा। जो बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं ना, प्रोडक्शन अगर उनका बढ़ा तो उनको फायदा होगा। गरीब लोगों को बेचारा कुछ इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। गरीबों को अगर 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं तो 10-12 हज़ार से 14 हज़ार मिल जाएंगे। गरीबों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, गरीब आज भी गरीब है। जीडीपी के बढ़ने से हर किसी का वेलफेयर नहीं हो पाता, ये कह रहा हूँ मैं। जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता है लेकिन हर किसी का नहीं हो पाता। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन कई, अब देखो देश में गरीब आज भी गरीब है ना। जीडीपी इतनी आ गई, हम हमारी 4th इकोनॉमी पे इंडिया आ गई, लेकिन गरीब इतने ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर जरूर नहीं होगा। क्या लिखा है? विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीज बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। मतलब बोला है जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? अनइक्वल है। कुछ लोगों का वेलफेयर बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने से, प्रोडक्शन बढ़ने से फायदा असल में किसको होगा? बिजनेसमैन को होगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको फायदा होगा, गरीबों को इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है ना। ये देखा जा रहा है। वेलफेयर लेवल ऑफ द पुअर पीपल मे नॉट राइज, लिखा ना, वेलफेयर लेवल ऑफ द पुअर पीपल, गरीबों का, बेचारों का इतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाता जीडीपी बढ़ने से। जीडीपी बढ़ी, ठीक है, देश का फायदा होता है। देश में कुछ लोग हैं जिनका फायदा होता है। मैं मान लेता हूँ देश में 60% लोग हैं जिनका फायदा होता है, लेकिन 40% ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत ज्यादा गरीब है ना। बहुत ज्यादा गरीब है तो जीडीपी बढ़ने से उनको फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि वो तो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है नहीं। ये चीज समझ आ गई। ओनली फ्यूअर पीपल गेट दिस बेनिफिट, ओनली कुछ पीपल का ही बेनिफिट मिल पाता है। जीडीपी बढ़ने से कुछ लोगों को ही फायदा मिल पाता है, और वो कुछ लोग कौन है? जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज है। मतलब बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े इंटरप्राइज हैं, जैसे मुकेश अंबानी, अदानी, इनको फायदा मिल पाता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गरीबों का कुछ नहीं है फायदा। जनरली किसको मिल पा रहा है? फायदा मिल पा रहा है बिजनेसमैन को। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन क्यों है? जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता है, ये हमें पता है, लेकिन वेलफेयर तो कुछ ही लोगों का हो पा रहा है, जो बिजनेसमैन है। असल में बिजनेसमैन अगर देखा जाए, बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में 5% लोग आ पा रहे हैं। 95% तो लोग आम जनता है, और आम जनता गरीब है, आम जनता सफर कर रही है, और मजे कौन ले रहा है? एक तरह से बिजनेसमैन, है ना। 5% जो जनता है ना, वही है बिजनेसमैन। तो जीडीपी बढ़ने से असल में मेन फायदा उनको ही हो रहा है ना। हमारे देश में सारे लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है इसका। तो ये जीडीपी वेलफेयर का एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी के बारे में। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में क्या देखते हैं? लिखा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड ऑलवेज। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जैसे मान लो एग्जांपल में, मान लो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। डिफेंस गुड्स समझ में आता है तुम्हें? डिफेंस गुड्स का मतलब होता है, डिफेंस गुड्स का मतलब जैसे जो वॉर के केस में यूज में आता है, जैसे राफेल वगैरह यूज में आता है, S-400, S-200, ये यूज में आते हैं ना वॉर के केस में। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह, है ना, बड़ी बड़ी मिसाइल यूज में आती है वॉर के केस में। तो डिफेंस गुड भी जरूरी है देश में, क्योंकि देश, देखो, देश पे कभी भी आक्रमण हो सकता है, देश पे कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है। अब हमारा इंडिया है, डिफेंस गुड्स पे आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। डिफेंस गुड्स पहले हम इंपोर्ट करते थे, आजकल हम खुद से भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो डिफेंस गुड्स का आजकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए। डिफेंस गुड्स क्या है? डिफेंस गुड्स एक तरह से फायदा क्या देते हैं? कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। कोई कंट्री हमारे पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचती कि नहीं, इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करना, इनके पास एटम बम है, ये इतने राफेल हैं, इतने S-400 है, चीजें देखी जाती है और उसके बाद अटैक करा जाता है। सामने वाला अगर दमदार है तो अटैक करेगा ही नहीं इंसान। तो हमें डिफेंस गुड अपने मजबूत करने पड़ते हैं, ताकि ताकि क्या हो जाए? ताकि हमारे यहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाए। लेकिन डिफेंस गुड का चलो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, डिफेंस गुड्स का सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, डिफेंस गुड खूब ज्यादा बनाने लगे, डिफेंस गुड को खूब ज्यादा बनाने लगे। तो जब डिफेंस गुड्स को बनाने लगेंगे ज्यादा, तो जीडीपी बढ़ जाएगी। भाई जिस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वो जीडीपी बढ़ जाएगी। डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो जीडीपी बढ़ जाएगी। और जीडीपी बढ़ने से क्या गरीबों को, बेचारों को फायदा मिल रहा है? डिफेंस गुड हमने बनाए, गोला बारूद वाले गुड्स बना रहे हैं ताकि कोई देश 10 बार सोचे हमारे ऊपर अटैक करने से। लेकिन उन गरीबों का क्या है जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे, है ना। जो बेचारे अगर मान लो उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो तो भूखे मर जाएंगे। इन्हें बेचारों को खाना भी मौसर नहीं हो पाता। कई बार ना हमारे देश में मानो इतनी बुरी दुर्गति है, इतने ज्यादा लोग बाग गरीब हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। मैं बता रहा हूँ ना, अमीर तो बहुत ज्यादा अमीर है, और गरीब इतने ज्यादा गरीब है कि जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है ना। तो उनका क्या फायदा होगा? उनका क्या फायदा होगा? चलो डिफेंस गुड का सरकार ने प्रोडक्शन कर लिया,
अगर उनसे बोला जाए, गरीबों से पूछा जाए कि देखो सरकार देखो इतना बड़े बड़े काम कर रही है, डिफेंस गुड का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो क्या जवाब देंगे कि डिफेंस गुड का प्रोडक्शन से हमें क्या रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो खाने को नहीं मिल रहा। अगर सरकार, अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा हम तो वैसे मर जाएंगे, कोई देश अटैक बाद में करेगा हम तो वैसे मर जाएंगे भूखे पेट। ठीक है, तो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या सबको फायदा मिल पाया? मैं ये नहीं कह रहा फायदा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। डिफेंस गुड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, डिफेंस गुड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश में पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। लेकिन गरीबों का क्या, क्या सबको फायदा मिल पाया इसका? डिफेंस गुड का प्रोडक्शन बढ़ा, क्या सबको फायदा मिल पाया? उन गरीबों का क्या, उन गरीबों का क्या जिन्हें 2 वक्त की बेचारों को रोटी भी नहीं मिल पा रही, वो तो बेचारे खाली पेट मर जाएंगे, है ना। सरकार को कुछ ऐसा चीज करनी चाहिए ना जिससे सबका वेलफेयर हो, तो ये एक एक्सेप्शन माना जाता है ना। लिखा है स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट बट लिविंग ऑफ द स्टैंड ऑफ पुअर पीपल मे नॉट राइज। डिफेंस गुड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्या इनका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा? क्या इनका रहन सहन का तरीका बढ़ जाएगा? डिफेंस गुड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, है ना, क्या इनका रहन सहन का तरीका अच्छा हो जाएगा? क्या इनके बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाएगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल पाई, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल पाई? नहीं मिल पाई। तो देश में वेलफेयर कब मानते हैं? देश में वेलफेयर जब मानते हैं जब सबको इक्वालिटी मिल पा रही हो, सबको हेल्थ फैसिलिटी, सबको पढ़ाई, है ना, सबको बेसिक नीड मिल पा रही हो, उसको अच्छा माना जाता है। तो देश में वेलफेयर कहाँ हुआ? डिफेंस गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने से देश में क्या सबका वेलफेयर हुआ? देश में बिल्कुल वेलफेयर नहीं हुआ। देश में कुछ लोग तो ऐसे रह गए जिनका कुछ स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं। डिफेंस गुड का प्रोडक्शन बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, लेकिन उन गरीबों का तो कुछ फायदा नहीं हो पाया। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है जीडीपी का। पहला एक्सेप्शन हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, क्या है, जीडीपी बढ़ जाती है लेकिन क्या होता है, वेलफेयर सबको नहीं हो पाता, कुछ लोगों को होता है ना, कुछ लोगों का होता है, 5% लोग हैं जिनका फायदा होता है जनरली, ज्यादातर, है ना। अब गरीब तो बेचारे गरीब रहते हैं। डिफेंस गुड्स के केस में, डिफेंस गुड्स के केस में क्या है, डिफेंस गुड्स के केस में अब गोला बारूद वाले गुड्स हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, लेकिन गरीब बेचारे वहां पे भी गरीब है ना। गरीबों को वहां पे भी स्टैंड ऑफ लिविंग उनका बढ़ेगा नहीं। डिफेंस गुड्स का सरकार प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पीसफुल एनवायरनमेंट है, लेकिन वहां पर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा नहीं, है ना। गरीब हैं, आज भी गरीब रहेंगे और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जीडीपी वेलफेयर का ये क्या है, एक्सेप्शन है। थर्ड है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के केस में क्या होता है, असल में मैं बताऊं, बार्टर सिस्टम के केस में, बार्टर सिस्टम सबको पता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है, मनी के बेसिस पे तो ट्रांजेक्शन होती नहीं है, सामान के बदले सामान होता है। जैसे क्या है, ये अपना अनाज बेच रहा है और बदले में से कपड़े और वगैरह ले रहा है, कपड़े जूते ले रहा है ना, अनाज बेचकर अपने कपड़े जूते ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। इसको तो हम जीडीपी में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। याद करो जीडीपी में मैंने क्या पढ़ा था, जीडीपी की पहली लाइन क्या थी, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मनी के टर्म में। बार्टर सिस्टम में तो मनी के टर्म में कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बार्टर सिस्टम में तो अगर वैल्यू पूछोगे ना कि शर्ट की वैल्यू क्या है, कि शर्ट की वैल्यू 5 किलो गेहूं दिए थे जब जाके शर्ट ली थी, तो क्या एक कॉमन करेंसी है बार्टर सिस्टम में, तो हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। जीडीपी में हम क्या चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जीडीपी में हम वो चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मेजरेबल है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। हम ये थोड़ी लिखेंगे अच्छा एक शर्ट 5 किलो चावल से खरीदी, इस चीज का प्रोडक्शन थोड़ी होगा, इस चीज को टोटल थोड़ी करेंगे, है ना। तो जीडीपी वेलफेयर का ये भी एक्सेप्शन है। वहां पर बार्टर सिस्टम के केस में क्या होता है, बार्टर सिस्टम के केस में देखो, इस बंदे को, ये बंदा था एक्स, ये बंदा था वाई, इस बंदे को क्या चाहिए था, इस बंदे को कपड़े चाहिए थे अच्छे, है ना। मान लो शादी ब्याह में जा रहा था, इसे कपड़े चाहिए थे, जूते चाहिए थे, तो इसका भला हो गया, इसे मिल गए, है ना। और इसको बेचारे को अनाज चाहिए था, इसे गेहूं वगैरह मिल गए, दोनों का वेलफेयर हो गया, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, इसको जो चाहिए इसने दे दिया, इसने इसको दे दिया, है ना, आपस में एक्सचेंज कर लिया। लेकिन भला तो हो गया, यहाँ वेलफेयर तो हो गया, जिसको जो चीज चाहिए मिल गई, वेलफेयर तो हो गया, लेकिन क्या ये जीडीपी में रिकॉर्ड हो पाएगा? जीडीपी में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। जीडीपी में क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पाया? अगर ये मनी के टर्म में होता बिल्कुल रिकॉर्ड होता, लेकिन क्या ये जीडीपी में रिकॉर्ड करें इसको, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, जीडीपी में रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा। देखते हैं क्या लिखा है, इन इकोनॉमिक्स लाइक द बार्टर सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज इज नॉट टोटली नॉट एग्जिस्टेंट, मतलब पूरी तरह से अभी वैसे गांव वगैरह में बार्टर सिस्टम चलता रहता है ना। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर क्वाइट पॉपुलर, ज्यादातर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्वाइट पॉपुलर है रूरल एरियाज में, है ना। गाँव के क्षेत्रों में ज्यादातर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन चलती है, आज भी गेहूं से लोग बहुत सारी चीज खरीद लेते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते यार, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जीडीपी भी कैसे कैलकुलेट करें जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस केस में वेलफेयर तो हो गया, जिसको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन जीडीपी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। वेलफेयर बढ़ता है तो हम कहते हैं जीडीपी बड़ी होगी जब भी वेलफेयर बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ तो वेलफेयर बढ़ गया लेकिन जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर क्या हुआ था,
यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था तो जीडीपी बढ़ रही थी लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन वेलफेयर सबका नहीं हो रहा था, है ना। और लास्ट क्या है, एक्सटर्नलिटीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी वेलफेयर। एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी वेलफेयर में एक्सटर्नलिटीज तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सटर्नलिटीज में क्या है, एक्सटर्नलिटीज पहली बात तो दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। मैं ऐसे एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लो दो इंसान है, एक ने क्या करा, एक ने मान लो चैरिटेबल हॉस्पिटल स्टार्ट करा, है ना। चैरिटेबल हॉस्पिटल का मतलब जहाँ पर फ्री में इलाज हो रहा है लोगों का। अब जब फ्री में इलाज हो रहा है, एक मान लो कोई अमीर व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा दयालु था, है ना, उसने एक हॉस्पिटल रन करा, उसने एक हॉस्पिटल चालू करा और उसमें लोगों का फ्री इलाज होता है, बिल्कुल एक पैसे नहीं लगते, फ्री में इलाज होता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर कुछ पैसे तो देने नहीं पड़ रहे, लेकिन वेलफेयर तो हो रहा है लोगों का, वेलफेयर हो रहा है, यहाँ पर वेलफेयर तो लोगों का हो रहा है ना, वेलफेयर तो बढ़ रहा है, ठीक है, वेलफेयर तो बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये जीडीपी में रिकॉर्ड हो पाएगा जब कोई पैसे ही नहीं लग रहे, जब यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल में किसी को कोई पैसे ही नहीं जा रहे, तो उसे रिकॉर्ड तो करेंगे नहीं, है ना। जब उसमें कोई पैसे ही नहीं लग रहे, फ्री में इलाज हो रहा है, तो जीडीपी में कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे। जीडीपी में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ फिस्कल ईयर। एक साल में गुड्स एंड सर्विस के कितना प्रोडक्शन हो उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर तो कुछ मार्केट वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो पैसे नहीं लग रहे, यहाँ पर कोई मनी के टर्म में कुछ चीज़ है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, वेलफेयर तो हुआ लेकिन जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ये तो हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जहाँ पर किसी ने कुछ भला कर दिया, है ना, वेलफेयर हो गया लेकिन जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा। जीडीपी में क्यों चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर पैसे के टर्म में कुछ है ही नहीं, फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है, तो उसको जीडीपी में क्या रिकॉर्ड करोगे, समझ में आ गया। अब होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में मान लो एक इंसान ने क्या करा, एक इंसान तो बहुत अच्छा था भाई, चैरिटेबल हॉस्पिटल चालू कर दिया, है ना, लोगों को भला हुआ, लेकिन जीडीपी में से रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि भला हुआ, क्योंकि फ्री में इलाज हो रहा है। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या है, एक ने क्या करा, कूड़ा करकट जो होता है, कुछ लोग होते हैं ना, उसमें आग लगा दी। अब आग लगा दी, दिल्ली सरकार दी उसमें, अब आग लगी तो ये बहुत ज़्यादा धुआं निकला, इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकला, आसपास के जो लोग थे उसे इनहेल करके बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए। तो यहाँ पर वेलफेयर लोगों का डाउन हुआ, वेलफेयर लोगों का क्या हुआ, डाउन हुआ उस इंसान की वजह से। ये इतना ज़्यादा धुआं निकला, आसपास लोग बात बहुत ज़्यादा उसे इनहेल करके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उन्हें, है ना। तो इसमें वेलफेयर तो डाउन हो गया लोगों का, लेकिन जीडीपी में क्या उसे रिकॉर्ड करें, क्या इससे कुछ फाइन चार्ज करा गया, क्या कुछ फाइन चार्ज करा गया क्या इससे, नहीं। अब एक चीज़ और समझो, मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी ने क्या करा, केमिकल वेस्ट अपना रिवर में डिस्पोज कर दिया। अब रिवर आसपास के रिवर में वो मिक्स हो गया, वाटर में मिक्स हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, एयर भी बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, वो लोग बाग आसपास के उसे इनहेल कर रहे हैं और उसे इनहेल करके बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है लोगों को। तो इससे वेलफेयर तो डाउन हुआ, लेकिन क्या उस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, उस कंपनी के ऊपर कोई टैक्स कोई फाइन वगैरह चार्ज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा। जीडीपी में चेंज जब आता है जब फाइन वगैरह देना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी समझ में आ गया, वेलफेयर बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है लोगों को, लेकिन जीडीपी में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मनी के टर्म में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर भी वेलफेयर डाउन हो रहा है लेकिन जीडीपी में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, वेलफेयर में तो चेंज नहीं आ रहा, जीडीपी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस चैप्टर के हमने सारी की सारी थ्योरी यहाँ पर हमने कवर कर दिए हैं। तो लास्ट में मैं आप सभी से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने में। आगे के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल समझेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस